सीमा की नई नई शादी हुई थी और सीमा का ससुराल में पहला दिन था। तभी सीमा अपनी सास को कहते हुए सुन लेती है, ये शादी के पकोड़े और खाना पड़ोसी में बांट आते हैं, वरना खराब हो जाएगा और ये खाएगा भी कौन। अब ये सुनकर सीमा अपने मन ही मन सोचती है, मुझे तो शादियों का खाना बहुत पसंद है। अब किसे कहूँ कि मुझे भी भूख लगी है। ये लोग तो पूछने से रहे मुझे खाना, मैं इनको ही बोल देती हूँ। ये सोचने के बाद सीमा अपने पति से बड़े ही प्यार से कहती है, जी सुनिए, मैंने ना कल भी कुछ नहीं खाया था और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। क्या आप शादी का बचा हुआ खाना ला देंगे? तुम्हें बासी खाना खाना है? माँ बना रही है ना ताजा खाना, अरे वो खा लेना। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप समझते क्यों नहीं? अब अमन भी अपनी पत्नी के लिए शादी का खाना, पकोड़े, पूरी, चावल सब लाकर दे देता है और सीमा भी बड़े ही चाव से उसे खा लेती है और आराम से सो जाती है। अब देर शाम सरला के घर उसकी दो पड़ोसन कांता और विमला का आना होता है और वो आते ही सरला से कहती है, और सरला, अब तो बहू आ गई, अब तो आराम कर ही ले। अभी तो बहू नई नई है, लेकिन बहू को अपने काबू में रखियो सरला। मेरी बहू को देखती है, काबू में नहीं रखा तो आज कितना जुबान चलाती है। अरे तू चिंता क्यों करती है, वो मेरे ही काबू में रहेगी और अगर नहीं रही तो अपनी दुनिया अलग देखे। अब सरला ये कहते हुए अपनी बहू को आवाज लगाती है और अपनी सास की आवाज सुनकर सीमा भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। लेकिन जैसे ही विमला सीमा का घूंघट उठाने लगती है, वैसे ही सीमा के पेट में गुड़ गुड़ की आवाजें आने लगती है। और फिर क्या था, विमला के घूंघट उठाने से पहले ही सीमा अपनी साड़ी उठाए भागती है। ये देखकर कांता कहती है, हाय दैया, मैंने तो सोचा ना जाने घूंघट से पहले क्या देखने वाली है सरला तेरी बहू। बताओ, ये संस्कार है तेरी बहू के? बोल सकती थी कि मुझे अर्जेंट जाना है, हम रुक जाते। वैसे ऐसे भागी भागी गई तेरी बहू, सब ठीक तो है? कहीं घर बसने से पहले खुशखबरी तो नहीं देने वाली? अरे बहू का थोड़ा पेट खराब है, लूज मोशन लगे हैं, लगता है खाना नहीं खाया होगा कई दिनों से, उपवास पर रही होगी तो हो जाता है। अब भी विमला और कांता सीमा के आने का वेट कर रहे थे और करीब 20 मिनट बाद सीमा आती है और जैसे ही सोफे पर बैठती है, वैसे ही विमला सीमा को कहती है, बहू, यहाँ सब अपने ही हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो जाता है, गर्मी का समय भी है। अब की बार कांता सीमा का घूंघट उठाने के लिए उठती है और अब फिर से सीमा अपनी साड़ी ऊपर करके भागती है। ये देखकर सरला अपना सर पीटते हुए कहती है, सत्यानाश करवा दिया बहू ने तो। लो जी, अब इसे फिर से आ गई। सरला, हम चलते हैं, जब तेरी बहू ठीक हो जाए तो हम आ जाएंगे तेरी बहू की मुंह दिखाई करने। अरे बस आ रही है, बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना दूं। ना ना सरला, रहने दे, कल आते हैं। वैसे देखने तो मुँह आए थे, लेकिन बहुत कुछ देख कर जा रहे हैं। अब जैसे ही कांता और विमला जाने वाले होते हैं, तभी विमला और कांता देखती है कि नई नवेली बहू बिना घूंघट के ही आ रही थी और पेट पर हाथ रखे हुए थी। ये देखकर कांता कहती है, सरला समझो मुंह दिखाई हो ही गई, बहू तो सुथरी है, लेकिन अभी माहौल खराब है उसका। अब पड़ोसनों के जाने के बाद सरला अपनी बहू से कहती है, बहू क्या मुंह दिखाई करवाई है, सत्यानाश कर दिया तूने सारी रस्म का। दवाई ववाई ले ले, अभी तो और लोगों का आना बाकी है, उनके सामने मत भागने लग जाइए साड़ी उठाकर। जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा दोबारा ना हो। अब मुंह दिखाई में तो सरला की बहू ने खूब बदनामी कर दी थी, इसीलिए अब कोई भी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आता तो सरला अपनी बहू को जल्दी में मुंह दिखाई करवा कर कमरे में भेज देती। लेकिन एक रोज सरला और उसकी बहू सीमा मार्केट जाते हैं और सरला एक बनिए की दुकान पर पहुंचती है और बनिया भी सरला और उसकी बहू को देखकर कहता है, आइए सरला जी, बहुत दिनों बाद आई हैं आप, और ये आपकी नई बहुरिया है। आइए यहाँ बैठिए, सामान निकलवा देता हूँ। सीमा को उसकी सास घुमाने के लिए लाई थी। हालांकि नई जगह से सीमा को घबराहट होने लगती है और सरला तो बातों में लगी थी। तभी सीमा अपनी सास के कानों में कुछ कहती है। ये सुनकर सरला अपनी बहू को कहती है, बहू ये क्या बात कर रही है, आस पड़ोस और घर वालों में तूने कम बेइज्जती करवाई है, जब यहाँ भी बेइज्जती करवाने का इरादा है तेरा। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती, ये तो मुझे घबराहट से हो रहा है ना। ये बता तू कितनी देर तक रोक सकती है इसे, मैं संभालती हूँ तेरा मामला। माँ जी, जो भी करना है जल्दी करना। हाँ, सास बहू को आपस में बातें करता देखकर बनिया सरला से कहता है, सरला जी, कोई समस्या है क्या? बताइए, कोई दिक्कत है तो? जी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस आप सामान भिजवा दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी।
कोई काम आ गया क्या? चलिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। ये बोलकर जल्दी से सरला और उसकी बहू उस बनिए की दुकान से निकल जाते हैं और करीब 20 मिनट के रास्ते के लिए रिक्शा लेते हैं। लेकिन एक जगह ट्रैफिक था। ये देखकर सीमा अपनी सास सरला को कहती है, माँ जी मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, ऊपर से ये ट्रैफिक। चुप करके बैठ जा बहू, इतना दर्द तो तू सहन कर ही सकती है। हाँ हाँ मैम साहब, आप इतना दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे तो भला कैसे कैसे माँ बन पाएंगी? अरे मैं अपनी बीवी को यही कहता हूँ, दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। किसकी बात कर रहा है तू? कुछ भी बोले जा रहा है। चल रिक्शा निकाल, जल्दी जाम हट गया है। अरे अम्मा, मैं अपनी बीबी की बात कर रहा हूँ। अभी पिछले महीने ही उसका डिलीवरी हुआ है और मेरा 5वां बेटा भी। मुझे मैम साहब को देखकर अपनी जोरू की याद आ गई। सोच रहा हूँ छठवा भी कर लूँ। बड़ा ही बेशरम है रे तू, तब से बोले जा रहा है। और तुझे ये कहाँ से प्रेग्नेंट लग रही है? अम्मा मुझे तो लगा इनकी डिलीवरी होनी है, मैंने इन्हें देखा नहीं। वैसे आज न कल ये गर्भवती हो ही जाएंगी। अगर ये पेट का दर्द नहीं सह पा रही तो आगे क्या होगा अम्मा? जाता है या अभी बताऊं? अपनी बीवी को तो बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना रखा है और मुझे ज्ञान दे रहा है। अब इसके बाद सरला अपनी बहू सीमा को लेकर घर पहुंचती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सरला ने अगर देरी कर दी तो सीमा वहां पर दुर्घटना कर देगी। जिसके बाद वो सीमा को लेकर घर आती है और सीमा घर आते ही अपनी सास को थोड़ा सा धक्का मारकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है और सरला भी मुंह फुलाए सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर के इंतजार के बाद में सीमा पेट हल्का करके बाहर आती है और उसे बहुत चैन महसूस हो रहा था और आते ही वो अपनी सास से बोलने लगती है, माँ जी आज तो मैंने सोचा ही था कि सत्यानाश हो जाएगा मेरा रास्ते में ही। बहू तूने तो मुझे घर से लेकर बाहर और बाहर से रिक्शे तक लेकर बदनाम कर दिया। मैं तेरा क्या करूं? माँ जी अब इस पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं ना, ये भी आप अच्छे से जानती हैं। वो तो ठीक है बहू, लेकिन कभी तुझे कुछ खा पी कर लूज मोशन होते हैं तो कभी लोगों को देखकर घबराहट से। माँ जी आपके साथ भी तो कुछ हुआ ही होगा ना, जब आप नई नवेली दुल्हन रही होंगी तो। हमारे समय की तो बात ही मत कर बहू तू। हमारे समय में तो सुबह ही औरतें शौच के लिए निकलती थी, उसके बाद कुछ भी हो जाए दिन में औरतें शौच के लिए जाती ही नहीं थी। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? मुझे सुनकर फिर से आ गई। मैं भी आती हूँ। हाँ आप जाना नहीं। हाँ सत्यानाश। सरला अपना सर पीट लेती है, क्योंकि सरला अब ये समझ चुकी थी कि सीमा को समझाना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है और वो ऐसे ही अपनी बहू सीमा के साथ में एडजस्ट करती रहती है। सीमा को जब भी घबराहट होती या फिर उसे कोई भी बेचैनी होने लगती तो फिर वो तुरंत वॉशरूम के लिए चली जाया करती और उसे लूज मोशन लग जाया करते और धीरे धीरे सीमा की ये दिक्कत भी सॉल्व हो जाती है। राघव एक बड़े और अमीर परिवार से था। वो एक संजना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसे वो कॉलेज के टाइम से जानता था। लेकिन संजना उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी, क्योंकि वो बहुत लालची लड़की थी। ऐसे ही एक दिन राघव संजना से कहता है, संजना मैंने अपनी माँ से ना हमारी शादी की बात की है और उन्होंने कहा है ना कि वो तुमसे मिलना चाहती है। पर राघव कहीं तुम्हारी माँ ने मुझे देखकर इस शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। तुम बस कल मेरे साथ चलना मेरे घर। तुम इतना कहते हो तो ठीक है, मैं आ जाऊंगी कल। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और फिर राघव संजना को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर उसे उसके घर के बाहर छोड़ आता है। अगले दिन राघव संजना को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ राखी से मिलवाता है। राघव की माँ बहुत ही सीधी सादी थी और राघव की माँ को देखकर संजना कहती है, नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी, कैसी हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ आपको मेरी पसंद कैसी लगी? अरे इसमें कोई शक है क्या? बहुत अच्छी और सुंदर है। राघव और उसकी माँ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और संजना राघव के बड़े से घर को घूर घूर कर देख रही थी और राखी के महंगे गहने जेवर वगैरह देखकर उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी कि इतने में राघव कहता है, क्या हुआ संजना, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही थी। घर काफी अच्छा बना है तुम्हारा राघव। और आंटी जी आपके गले का हार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ ये पूरे 5 लाख का है, राघव के पापा ने दिया था मुझे। 5 लाख? ये बुढ़िया तो बड़ी ही अमीर है। अरे तुम फिर खो गई।
अरे कोई नहीं संजना बेटा, अब तुम मुझे अपने माँ पापा से मिलवा दो ताकि जल्द से जल्द हम तुम दोनों की शादी करवा दें। ठीक है आंटी जी। अब कुछ दिनों बाद संजना के माता पिता राघव की माँ से मिलकर दोनों की शादी पक्की कर देते हैं और 2 महीने बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही राघव की एक कार एक्सीडेंट में जान चली जाती है। राघव के मर जाने के बाद उसकी माँ राखी और संजना बहुत गरीब हो जाते हैं और राखी संजना के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहने लगती है। एक दिन संजना राखी को ताना देते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सोचा था अमीर घर में शादी होगी तो ऐश की जिंदगी बीतेगी, लेकिन यहाँ तो इस टूटे फूटे घर में ही जीना पड़ रहा है। बहू ऐसा नहीं बोलते, ये तो समय समय की बात होती है और वैसे भी पैसा किसी का नहीं होता है, आता है तो जाता भी है। तो खुद को दोष मत दे बेटी। मैं खुद को यूँ दोष दे रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे से शादी की है, फिर वो इस गरीबी में मुझे छोड़ गया। बेटी मेरे मरे हुए बेटे को तो मत कोस, उसने तो तुझसे प्यार ही किया था। अरे अब यहाँ बैठकर मुझे ये भाषण मत दो, जाओ और मुझे 1000 रुपए ला कर दो। मुझे पिज्जा, चिकन बिरयानी और भी काफी कुछ खाने का मन कर रहा है, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। पर इस उम्र में मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे बहू? मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला के दो मुझे पैसे, मुझे चाहिए तो चाहिए। पर मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे बहू? चोरी करो, भीख मांगो, चाहे किसी की जान लो, पर मुझे पैसे ला कर दो। भीख? अगर तुम शाम को पैसे नहीं लाई तो रात को तुम्हें घर के बाहर सड़क पर ही सोना पड़ेगा, समझी? अब निकलो यहाँ से। ठीक है बहू, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद राखी अपने घर से बाहर चल देती है और चलते चलते वो मंदिर के बाहर पहुंच जाती है। उसके मन में सिर्फ संजना की बातें चल रही थी और वो अपने बेटे को याद करके रोने लगती है और मंदिर के किनारे बैठकर कहती है, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और फिर मुझे इस लालची बहू के पास छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राखी वहाँ बैठकर रो रही थी। तभी एक आदमी उसे रोता हुआ देखकर उसके आगे कुछ चिल्लर रखकर चला जाता है। लोगों को लगता है कि वो कोई भिखारन है और फिर धीरे धीरे और लोग भी उसके आगे पैसे रखकर चले जाते हैं। मजबूरन अब उसे भीख ही मांगनी पड़ती है। पूरा दिन भीख मांगकर राखी रात को घर वापस आती है और उसे देखकर संजना कहती है, रुको वहीं, पहले ये बताओ कि पैसे लाई हो या नहीं। अगर नहीं लाई हो तो बाहर ही सोना, घर में मत आना, समझी? बहू मैं पैसे ले आई हूँ, ये देखो। क्या ले आई? अरे तो बाहर क्या खड़ी हो, अंदर आ जाओ और पैसे दो। हाँ ये लो बहू, और मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना? कहाँ से आया खाना? तुमने घर में पैसे दिए थे क्या? अब चुपचाप जाओ, पानी पीकर सो जाओ, सुबह भी जाना है तुम्हें पैसे कमाने, समझी? इतना कहने के बाद संजना उन पैसों को अपने तकिए के नीचे रखकर खटिया पर सो जाती है और राखी जमीन पर। सुबह होती है और संजना राखी को उठाकर कहती है, अरे ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? बहू मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आज नहीं जा पाऊंगी कहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? अगर तुम नहीं जाओगी तो ये घर कैसे चलेगा? और मुझे अपने लिए साड़ियाँ भी लानी है, कब तक ये सफेद साड़ी पहने घूमूंगी? देख बहू, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता है, समझी तुम? अच्छा जी, अब मेरा ये सब पहनने का समय आया है तो ये लालच हो गया। और जब तुम वो भारी भारी जेवर पहनकर घूमा करती थी, उसका क्या? तब हमारे पास पैसे थे, अब नहीं है बहू। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ और पैसा लेकर आओ मेरे लिए। इतना कहकर संजना राखी को घर से बाहर निकाल देती है पैसे लाने के लिए और बेचारी राखी चुपचाप रोते हुए वही मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है और भीख मांगने लगती है। राखी मुंह को एक और पल्लू से ढक लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। तभी वहाँ पर राखी के पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन मंदिर के बाहर आती है और राखी को भिखारन समझकर उसके आगे पैसे रख रही होती है कि इतने में ही उसका मुंह दिख जाता है। तो वो राखी को पहचानकर उससे कहती है, तुम राखी हो ना? राखी अपना मुंह छुपाने लगती है। अरे राखी, तुम ऐसे मुंह क्यों छुपा रही हो? यहाँ देखो मेरी तरफ। राखी सारे पैसे बटोर कर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी पड़ोसन उसका पल्लू हटा देती है और राखी को इस हालत में देखकर दंग रह जाती है और उसे कहती है, राखी, तुम्हें ये क्या हुआ है?
तुम यूँ भीख क्यों मांग रही हो? और तुम्हारी बहू कहाँ है? राखी अब अपनी पड़ोसन को सारी बात बताती है कि किस तरह से उसकी बहू ने उसे अपने लालच के चलते एक भिखारन बनने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद पड़ोसन राखी को लेकर पुलिस के पास जाती है और उसकी बहू के खिलाफ कंप्लेंट करवाती है और फिर पुलिस संजना को अपनी सास के साथ अत्याचार करने के आरोप में जेल में डालती है और राखी को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से गुजार सके।